और दूसरी बात, मुसलमान जो इतना परेशान नहीं था, आज इतना परेशान है। अब मैं मदरसे में पढ़ता हूँ, मदरसा बहुत खुशहाल था, बहुत अच्छे से मदरसे चल रहे थे, फूल फल रहे थे। लेकिन अब जब से बीजेपी आई है, हर मदरसा परेशान है, बहुत ही परेशान है। मोदी जी जो ये नारा लगा रहे हैं कि हमने मंदिर बनवा दिए थे, मोदी जी नहीं बनवाए हैं। प्राइम मिनिस्टर होकर के जब ऐसी बात करते हैं, मानवता से हट के बात करते हैं, मानवीय चिंतन की बात नहीं करते हैं, तो पीड़ा होती है कि ऐसे शीर्ष पद पे लोग पहुंच करके एक विचार की बात नहीं करते। कौन सी बात, सबको हम कूदेंगे तो आप भी कूद जाएंगे। कूदना ही पड़ेगा, क्या करेंगे भाई। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम रानीगंज विधानसभा में मौजूद हैं, जो प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। और जहां हम खड़े हैं, ये हरिहरगंज बाजार है। तो यहाँ पर कुछ नमाजी हैं जो नमाज पढ़कर, नमाज अदा करके अभी मस्जिद से बाहर निकले ही हैं। उनसे बातें करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या है माहौल, क्या है चुनावी माहौल। उनकी राय लेंगे कि इस 2024 लोकसभा चुनाव को, इस लोकतंत्र के महोत्सव को वो किस ढंग से देखते हैं, उनके मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों के आधार पर इस बार वो वोट करेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। हाँ भाई, क्या नाम हुआ आपका? असलम अली। असलम अली जी। असलम अली जी, जिस तरीके से 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है, पूरे देश में चुनावी माहौल बन चुका है, तमाम पार्टियां इलेक्शन मोड में आ गई हैं, तो इस चुनाव को आप जब देखते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? इस बार क्या मुद्दे अहम होंगे? मैं देख रहा हूँ भैया, पिछले जब से भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में सूबे की सरकार में बनी हुई है, तब से देख रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान के बीच में जो खाई बन रही है, वर्तमान में जो बनी हुई है, हमको लगता है इससे कहीं ना कहीं भारत की दिशा आगे चल के बहुत खराब हो जाएगी और स्थिति भयावह ले लेगी, बहुत बुरा रूप ले लेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाजपा सरकार इस बार बदले और कांग्रेस के गोदी में सरकार हो। वो तो कहते हैं साहब, आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदू मुसलमान एक माहौल बनाया जाता है, सबका साथ सबका विकास की बातें की जाती हैं, सबके विश्वास की बातें की जाती हैं, आपको नहीं लगता कि सबका साथ सबका विकास, ये सारी बातें सही हैं? मैं आपको युवाओं की बात कर रहा हूँ। खेत खलियान से निकलने वाले बच्चे जो विश्वविद्यालय में जाते हैं और IIT फील्ड में जाते हैं, IITian बनते हैं, बड़े बड़े IITian। आपको एक डाटा बता दूं, कल मैं परसों पेपर पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर, तो मैं देख रहा हूँ कि चाइना मूल में जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं इंजीनियर, भारतीय मूल के 75% इंजीनियर चाइना में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ रोजगार नहीं मिल पाता है उनको, और उनको पैसा नहीं दे पाती है भारतीय जनता सरकार की पार्टी, और एफर्ट नहीं कर पाती, इसलिए यहाँ से पलायन हो रहा है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है यहाँ से कट रहा है, और पिछले बड़े बड़े व्यापारी जो हैं, जो देश में खुशहाली से रहना चाहते थे, वो भी यहाँ से पलायन कर रहे हैं। मैं भी वो भी डाटा देख रहा हूँ। जिस तरीके से पलायन भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहा है, इस तरह पलायन आज तक कभी, जब से देश से आजाद हुआ है तब तक पलायन नहीं हुआ। ये भी दुखदायी है भारत देश के लिए। युवा पीढ़ी भाग रहा है भारत देश से। अब बताइए, 75% भारतीय मूल इंजीनियर जो हैं चाइना में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के। हमारे यहाँ कंपनियां नहीं स्टेब्लिश हो पाती है, यहाँ काम नहीं मिल रहा है, इसलिए भाग रहे हैं। बाकी बताइए, इससे बड़ा, और रीढ़ की हड्डी कही जाती है जो युवा पीढ़ी होता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है देश का। बताइए, वो ही टूट जाएगा तो देश नहीं टूट जाएगा। तो कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनाने के लिए चल रहे हैं देश को, और पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। कैसा विश्वगुरु, आप कैसे एहसास करते हैं? आप बताइए, आप कैसे एहसास करते हैं? आप भी तो हमारे उम्र से, मान लीजिए 4-5 साल का अंतराल होगा आपकी उम्र में हमारी उम्र। आप कैसे महसूस करते हैं? आप कैसे देखते हैं? आप कैसे देखते हैं? विशेष वर्ग को चिन्हित करके टारगेट कर दिया जा रहा है, एनकाउंटर कर दिया जा रहा है, कस्टडी में एनकाउंटर कर दिया। मैं मानता हूँ वो अपराधी रहे होंगे, सब कुछ रहे होंगे, लेकिन बताइए, कोर्ट ने सजा अगर सुना दिया किसी अपराधी को, सजा ने सुना दिया है किसी अपराधी को, तो कोर्ट देगी, तय करेगी ना। आप मिट्टी में मिला दोगे, ये एक मुख्यमंत्री की भाषा होनी चाहिए कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, ये एक मुख्यमंत्री की भाषा होनी चाहिए? ये बताइए, शोभनीय है एक मुख्यमंत्री के लिए भाषा? बताइए आप, ये शोभनीय है? तो अपराध भी इस तरीके से दुर्दांत नहीं होना चाहिए ना, जिस तरीके से दिन दहाड़े बम मारा जाता है। क्या ये भी गलत है? मैं मानता हूँ असद का एनकाउंटर हुआ, मैं मानता हूँ साहब के सांसद जी के बेटे का असद का एनकाउंटर, मैं मानता हूँ कि एनकाउंटर हुआ, सही हुआ, उसके खिलाफ ऐसा होना चाहिए। अतीक की क्या दोषी थी इसमें? बताइए, अतीक साहब क्या दोषी थे? माने कि वो बात छोड़िए और दूसरे पहलू पर जाइए। हिंदू वर्ग खुश होता है, वो हिंदू वर्ग खुश होता है जो मूर्ख हिंदू वर्ग है, और वो मुसलमान वर्ग खुश होता है एक हिंदू मानने जाने से जो मूर्ख मुसलमान होता है, जिससे देश से कोई लेना देना नहीं है। बड़े बड़े नेता अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं, उनके बेटे लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं। हमारे आपकी जनता, जो आम जनता है, जनमानस पिस रही है इस राजनीति के चक्कर में। इसलिए सोच समझ के वोटिंग करनी है, बाकी आप कुछ संदेश नहीं जानता। यही संदेश देना चाहता हूँ कि युवा वर्ग सोच समझ के वोट करे और देश के राष्ट्र के निर्माण में छोटा सा छोटा योगदान करता रहे। बाकी अखिलेश यादव माहौल बनाते हैं PDA का। अखिलेश यादव लगातार
उनके ऊपर ये उनके लिए कहा भी जाता है कि MY फैक्टर उनके साथ रहता है। तो क्या इस बार इस 2024 के चुनाव में वो ये MY फैक्टर बन पाएगा? अब ये जनता तय करेगी। अभी तो फिलहाल में बताते हैं लोग कि सही चल रहा है चुनाव, बाकी मैं इस विषय पे नहीं बात कर सकता हूँ। भैया की विषय बात नहीं करेंगे। बात नहीं। अच्छा, तो और भी कुछ लोग हैं भाई। हाँ ठीक है। हाँ, तो ये हमारे अतीक भाई हैं और आप भी अपनी राय रखेंगे। आप जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, तो अतीक भाई इस चुनाव को जब आप देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? चुनाव हमेशा होते हैं। चुनाव के वक्त तमाम सारी पार्टियां सड़कों पे आ जाती हैं और पार्टी कार्यालय में गहमागहमी बढ़ जाती है, टिकट के दावेदारों की भीड़ बढ़ जाती है। तो जिले के अंदर और रानीगंज जहां आप खड़े हैं, यहाँ एक विधायक अभी हैं RK वर्मा, वो विधानसभा का चुनाव पिछले 20 दिनों के अंतराल में 20 दिनों की मेहनत में विधायक बन जाते हैं। अब मैं तो यहाँ ज्यादा रहता नहीं हूँ, चूंकि आप मेरे साथी जानते हैं मैं बाहर पढ़ता हूँ। यहाँ के लोग कहते हैं कि RK वर्मा जी आए और अखिलेश भैया, लोग कहते हैं उनकी सरकार बनानी थी, और 22 में उनकी लहर भी थी, साइकिलिया आई रे, 24 की बात की जाती है। तो उस वक्त उनको बनाया गया। वो एक पैरासूट कैंडिडेट थे यहाँ पे और वो जीत जाते हैं, समीकरण बैठ जाता है। अब ये समीकरण है कि वो पटेलों का समीकरण साध रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे जगहों पे, जहाँ जैसे SP सिंह पटेल को लाया गया। आप भी बखूबी जानते हैं वो एक पैरासूट कैंडिडेट हैं। वो प्रतापगढ़ कप्पा नहीं जानते होंगे, कौन यहाँ रहता है, कौन क्या करता है, किनकी क्या जरूरतें हैं। खैर वो क्षेत्र के अंदर क्षेत्र के नेताओं को लेकर घूम रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। ईद के दिन सेवैयां पी रहे हैं, कहीं पर गले मिल रहे हैं, सब अपनी राजनीति अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो उम्मीद यह है कि एक तरफ संगम लाल गुप्ता है, उनके खिलाफ लोग कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी है, और जो भी पद पे होता है उसके खिलाफ एक हवा तो होती है। एक वर्ग ये होता है कि आए नहीं, मिले नहीं, किए नहीं, दिए नहीं। आप पत्रकार हैं, बखूबी जानते हैं इस बात को। तो उम्मीद ये है कि ये चुनाव फाइट होगी, क्योंकि एक तरफ इनका भी समीकरण ठीक बैठ रहा है। लोग कह रहे हैं कि पटेल अगर इनको वोट देंगे और समाजवादी का और इंडिया गठबंधन का अलायंस हुआ है तो रामपुर खास मजबूत हुआ है, तो चुनाव कांटे का देखने को मिलेगा। उम्मीद यही है। तो सही कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई भी इसमें बात नहीं है। अच्छा, हाँ, सब अच्छा कर रहे हैं, फाइट अच्छी होगी। क्योंकि जनता जो है थोड़ा भाई महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पर ज्यादा हिट दे रही है। अच्छा। तो जो ये कार्टन कर रहे हैं बिल्कुल सही है कि लड़ाई संघर्ष की होगी, टक्कर की होगी। अगर आप कह रहे हैं कि जनता महंगाई बेरोजगारी पे ज्यादा जोर दे रही है, उसके बावजूद कैसे लड़ाई टक्कर की होगी? अगर इतना जोर जनता दे रही है तो एक तरफा लड़ाई होनी चाहिए। नहीं तो एक तरफा क्या, किसमें देखो आजकल कुछ वर्ग की बातें हैं, कुछ अपने वर्ग की बातें जैसे हैं कि कुछ समाजवादी जैसे चाह रहे हैं कि उनका वर्ग है वो अपने पार्टी को पसंद करते हैं। कोई भाजपा पार्टी है जिसके उनके वोटर हैं तो वो अपनी पार्टी को पसंद करते हैं। आप किसको पसंद करते हैं? विचार की लड़ाई है। आप किसको पसंद करते हैं? भाई हम तो सरकार जो है सपा को भी पसंद करते हैं, भाजपा दोनों को पसंद करते हैं। दोनों का कैसे एक साथ चलेगा? कुछ माने में जैसे है कि सपा का भी ठीक है और भाजपा का भी कुछ काम जो है वो ठीक ठाक हो रहा है। क्या काम ठीक हो रहा है? अरे ठीक इसलिए और आज जैसे गरीब जनता जो है थोड़ा से उनको राशन आज जैसे दे रहे हैं, किसानों कुछ किसान निधि मिल रहा है, तो इसलिए उनका भी कुछ काम ठीक ठाक है ना किसानों की तरफ। अच्छा, अमजद भाई, तो चाचा क्या नाम हुआ? हसन अली। हसन अली जी, चाचा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में खूब काम ठीक हो रहा है, क्या ये सही कह रहे हैं? सहमत हैं आप? नहीं, गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं? अच्छा, काम ठीक नहीं हो रहा है? काम बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं हो रहा है? नौजवान बच्चे घूम रहे हैं पढ़ करके, कहीं उनको नौकरी वगैरह मिल नहीं रही, सब बेरोजगार हैं। और काम ठीक हो, मान रहा हूँ सड़कों का काम हो रहा है और कुछ हो रहा है, लेकिन जब खाने को नहीं कुछ है तो फिर सड़क पे चलने से क्या मतलब होगा? इसके लिए बहरहाल और भी सरकारों में तो जो काम हुआ नेता मंत्री तो भाई सब अपना जेब पहले भरते हैं, वो तो ठीक है, वो तो अपना परसेंटेज पहले लेते हैं। लेकिन यहाँ मसला ये आ गया कि बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं और ये बेरोजगारी से और ज्यादा संकट में है। और कहीं नौकरी का इनको कहीं कुछ तो जुगाड़ है नहीं, और सरकार झूठे झांसा देती है। अभी इसके पहले पुलिस की वैकेंसी निकली
कहते हैं पेपर लीक हो गया। अरे पेपर लीक कैसे हो गया? तुम और जगह इतनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी लगा के रखे हो और पेपर लीक होने में, एक छोटा सा पेपर लीक होने में तुम वहाँ सिक्योरिटी नहीं लगा पाए, पेपर लीक हो गया। इसको कहते हैं, वो तो कहते हैं हम जांच कर रहे हैं, हम कार्रवाई करेंगे। अरे वो जांच करने का एक बहाना है, धीरे धीरे 2 साल और ऐसे टरका देंगे। कितनी कितनी भर्तियां रुकी हुई हैं, 2019 की, 2016 की भर्ती रुकी हुई है, सब रोक देते और कोर्ट में डाल देते तो चलो 4 साल रुका रहेगा, वो हम छुट्टी पाएंगे, कोर्ट में तारीख पे तारीख चलती रहेगी, वो हमारी छुट्टी रहेगी। तो ये तो सरकार का बहाना होता है भाई। हाँ, अगर सरकार को ये करना है तो पेपर कैसे लीक हो गया भाई, हम तो इस पे नहीं सहमत है कि पेपर लीकेज हो गया। और जगह तो थोड़ा सा कोई मैटर होता है तो आप 144 लगा दिए और 144 के साथ साथ पुलिस अलर्ट कर दिए, फोर्स उतार दिए, और थोड़ा सा पेपर लीकेज होने में उसमें जो है आप फोर्स सिक्योरिटी नहीं लगा पाए, पेपर कैसे लीक हो गया वैकेंसी का। वो तो कहते हैं कि हम तत्काल प्रभाव में पेपर को रद्द करते हैं, फिर पेपर जांच बिठाते हैं। अभी कहाँ जांच, अभी तक कोई जांच ही नहीं हुई, वो तो एक बहाना था। नहीं भाई, पकड़ा गया जो मास्टरमाइंड था पेपर लीक करने का, तो उसके बाद दोबारा तत्काल का मतलब है कि दोबारा इनको फिर से जो है परीक्षा घोषित कर देना चाहिए। 10 दिन के अंदर परीक्षा घोषित करके फिर बच्चों को परीक्षा होती, तत्काल इलेक्शन से पहले भर्ती कर देते, तब तो कुछ समझा जाता कि हाँ ठीक ठाक है सरकार। सरकार तो कहती है इसके पहले भी पेपर लीक हुआ करते थे, आज ही ना हुआ। सरकार में नहीं, कोई सरकार में नहीं हुआ है, कोई सरकार में नहीं हुआ है। अच्छा, अखिलेश सरकार में पेपर लीक नहीं होते थे? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अखिलेश सरकार में तो कितने भरे गए हैं, इसमें कभी ऐसा लीकेज उकेज का मसला नहीं आया था, कभी नहीं आया था। अच्छा, आप एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आपको तजुर्बा सामाजिक और राजनीतिक और तमाम जीवन का तजुर्बा है। एक माहौल बड़ा बनाया जाता है कि साहब मुसलमानों को बड़ा टारगेट किया जाता है, क्या ये सही है? अरे ये तो हिंदू मुस्लिम की नफरत फैला करके अपना भाई वोट का तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। अब टारगेट तो सामने ही आप देख रहे हैं, जो कुछ टारगेट किया गया। बहरहाल जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ, वो तो वहां से होना ही है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि नफरत भी फैलाया जाता है ना। नफरत फैलाने का मतलब कि हिंदू मुस्लिम बता करके अपना वोट का जुगाड़ करो। कौन करता है? अरे ये सब नेता मंत्री लोग मिलके करते हैं ना भाई। हाँ, एक तरफ से हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है? एक तरफ से हो रहा है। मुसलमान तो कहीं गिनती में नहीं है ना, मुसलमान गिनती में कहाँ है। अपना एक कोई भी ना एमएलए एमपी कुछ भी नहीं बना सकता, वो ऐसा गिनती में तो है नहीं। इसके लिए उनको टारगेट भी किया जाता है और हर जगह यही होता है। अरे आप कह रहे हैं एमएलए एमपी सब करके फिर उसको दबा दिया जाता है कि इसको अभी दबे रहो, खाली नफरत का बीज बोते रहो। अरे आज से 80 के पहले का रिकॉर्ड देखो तो इतना नफरत की भावना नहीं थी। हम लोग होली दिवाली सब मिल करके एक साथ मनाते थे, मुस्लिम और हिंदू सब। इस बात को कोई बीच में प्रस्ताव रखता ही नहीं था कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, एक साथ सब मिल करके त्योहारों को मनाते थे। लेकिन ये देखने में आ रहा है 10 साल से हिंदू मुस्लिम की भावना इतनी ज्यादा हो चुकी है कि जो हमारा मित्र भी होगा खास करके वो हमसे कट जाता है कि भाई ये मुसलमान हैं, अब इनके यहाँ हम सेवई नहीं पियेंगे। हम भी उनसे थोड़ा परहेज कर देते कि भाई अब इनके यहाँ दिवाली में हम नहीं बैठेंगे। तो ये क्या है? ये हो तो ये कहीं ना कहीं दोनों तरफ से रहा है ना। अगर देखा जाए तो हो तो ये सब जो ये भावनाएं चल रही है दोनों तरफ से चल रही है ना। तो इसको फैलाने वाला कौन है? उसका तो एक फैलाने का तो कोई उसका नेता मंत्री होगा जो फैलाया है इस चीज को, जो बताया। इससे पहले तो 80 में भी भाई हर किस्म के लीडर थे, कांग्रेस सरकार रहा करती थी, हर किस्म के लीडर थे, लेकिन इस तरीके की कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम की भावना नहीं थी। आपको लगता है कि सरकार में हिंदू मुस्लिम की भावना बड़ी ज्यादा है। हम क्या कह रहे हैं कि हम लोग साथ में उठ बैठ रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर बोगस बना हुआ है। अच्छा, एक साथ उठ बैठ रहे, लेकिन दूर से देखेंगे तो भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है। तो ये क्या है? ये तो धीरे धीरे कोई चीज आप थोड़ी सी आग लगाएंगे तो वो सुलगते सुलगते बढ़ते तो जाएगी, ऊपर लपक तो उसकी उठते जाएगी ना।
चलिए प्रतापगढ़ की अगर बात करते हैं, आपके प्रतापगढ़ की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। यहाँ के मौजूदा सांसद संगम लाल गुप्ता को ही रिपीट किया है, उनको टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने भी एसपी सिंह पटेल को टिकट दे दिया है। एक पार्टी और है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा या एक तरफा? थोड़ी नहीं है। हाँ, वैसे तो एक तरफा में एसपी सिंह पटेल की आशा ज्यादा है। हाँ, राजा भैया यहाँ फैक्टर साबित नहीं होंगे? बड़ा नाम है राजनीति के, प्रदेश के बड़े नाम हाँ, हैं। नाम है, लेकिन यहाँ एसपी सिंह पटेल की भावना ज्यादा है। हाँ, राजा भैया का कोई फैक्टर काम नहीं आएगा। नहीं, तिकोड़ी लड़ाई है ही नहीं है यहाँ, तो भाजपा और सपा की लड़ाई रहेगी बस बस। अच्छा, हाँ, तो क्या नाम है बाबू? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार जी, अभी चाचा कह रहे थे कि बड़ा माहौल बनाया गया है हिंदू मुस्लिम का, क्या ये सही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, माहौल कुछ नहीं है, मतलब ऐसा है, जो सत्ता है, सत्ता सब सही होती है, ठीक। लेकिन मुझे मोदी सरकार से मतलब कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम ही है कि जैसे बोल रहे हैं कि वन इलेक्शन वन देश वन इलेक्शन की बात कर वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक। इससे मुझे डर है, जैसे वहाँ मान लीजिए कहाँ है वो, व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, रशिया, रूस की मान लो, रसिया, वहाँ पे अगर मतलब एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता चले जाएगी तो वहाँ तानाशाही होगा ही। और अगर ये ऐसे सिस्टम बनाएंगे तो ये तानाशाही करेंगे, मुझे ऐसे लग रहा है। तो इसलिए मुझे सत्ता परिवर्तन जरूर चाहिए, ठीक। सत्ता परिवर्तन साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी चाहिए। आज हमारे यूपी में जितने, मतलब मैं जॉब भी करता हूँ, प्लस क्या काम करते हैं आप? मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, प्राइवेट कंपनी में। लेकिन मैं वहाँ देखा हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पे इतने ज़्यादा युवा बेरोजगार हो चुके हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे हमारे स्टेट सरकार। तो इससे मतलब ये व्यवस्था मुझे सही नहीं है। मैं सरकार से यही कहूँगा कि मतलब युवाओं पे ध्यान दिया जाए। अगर आज हमारे देश के अगर कर्णधार हैं तो युवा हैं, ठीक, उनके बगैर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आज हमारे युवा मतलब अपना सर्टिफिकेट लेके गली गली वहाँ मैं देखता हूँ ग्रेटर नोएडा में घूम रहे हैं, उनको जॉब में भी मिलना मुश्किल है। प्लस कंपनी क्या है, कंपनी सिर्फ सैलरी की जब बात आती है, वहाँ कंपनी सिर्फ 9,000 सैलरी दे रही है। इस समय जो सिस्टम चला है कि 9,000 में किसी को कुछ होने वाला नहीं है। और हमारे मोदी जी कहते हैं कि मैं राशन दे रहा हूँ। अब बताइए कि आप 25-35 किलो राशन दे रहे हैं एक मान लीजिए परिवार को, हाँ जी, तो इस राशन से उनका 25 किलो राशन या 35 किलो राशन से परिवार चल जाएगा, और कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ वही है, खाना ही खाना है। तो हमें यही कहेंगे, सरकार तो इस बात पे अब तक खूब पीठ थपथपाती है कि 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं। वही कहेंगे जो मतलब शिक्षित नहीं है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, इसलिए हमारे देश में जो शिक्षा वाला व्यवस्था है, सरकार धीरे धीरे कम करती जा रही है। कहाँ हम लोग कॉपी खरीदते थे 5 रुपए में, 5 रुपए की कॉपी आज 20 रुपए में मिल रही है। और ये सरकार ये चाहती है कि शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दीजिए। अगर जब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं खत्म होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है हमारा। अगर शिक्षा व्यवस्था खत्म कर देंगे तो हम यहाँ पर शासन कर पाएंगे, नहीं शासन नहीं कर पाएंगे। अगर इनके अंदर यही है कि नहीं, अगर हमें सक्षम तरीके से शासन चलाना है तो शिक्षा को आगे बढ़ाएं। अब मुझे नहीं लगता है कि ये शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं सरकार शिक्षा व्यवस्था खत्म कर रही है, कैसे? आप ये कैसे कह सकते हैं? यही मैं देख रहा हूँ, जैसे अगर शिक्षा व्यवस्था ना खत्म करती तो आज मतलब मैं जहाँ ग्रेटर नोएडा चाहे जहाँ लीजिए, हर प्रदेश में हमारे युवा जॉब के लिए जा रहे हैं। अगर इतना सक्षम होते तो अपने यहाँ जॉब करते, गवर्नमेंट जॉब करते। आपने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था खत्म कर रही है, तो ये बताइए, ये जरा खोल के बताइए कि आप कैसे आप ये कह सकते हैं? शिक्षा व्यवस्था ऐसे खत्म कर रही है, जैसे मान लीजिए किताब, मैं किताब लेने जाइए, पहले मैं वही कॉपी जो आज मैं ले रहा हूँ 20 रुपए में, वही कॉपी पहले मैं 10 में लेता था, 5 में लेता। आज वही कॉपी 20-25 रुपए में मिल रही है। क्यों मिल रही है? अगर आप मतलब युवा पे ध्यान दो तो वो कॉपी किताब को इतना रेट ना ले जाओ ना, प्लस फीस बढ़ा दिए धीरे धीरे, मतलब और यहाँ पे गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। इस समय गरीब बच्चा नहीं पढ़ सकता है, जिसके पास पैसा है वही पढ़ाई कर सकता है। इनके शासन में मैं यही कहूँगा। अरे कैसे आप ये कह सकते हैं गरीब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं? तमाम सरकारी विद्यालय हैं, वहाँ इतने हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, वो क्या गरीब बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं? मतलब एडमिशन वाली बात है ना, एडमिशन नहीं हो पा रहा है उनका हर जगह, मतलब वो परसेंटेज नहीं हो पा रहा है एडमिशन। आप परसेंटेज देख रहे हैं वहाँ पे कि आपका परसेंटेज कम है इसलिए नहीं हो पाएगा एडमिशन।
मतलब जरा आप विस्तार से समझाइए, आप कह क्या रहे हैं कि परसेंटेज कम है, कहाँ एडमिशन नहीं हो पाएगा गरीब बच्चों का? देखिए कि जैसे अब तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाइए, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। आप बोल रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम कौन निकालेगा? जो पढ़ेगा वही निकाल पाएगा ना। एक गरीब का लड़का पढ़ पाएगा? हमें आप बताइए। आप ही सोचिए, गरीब का लड़का इस जैसे इनकी व्यवस्था सिस्टम चल रहा है पढ़ पाएगा? क्या भैया सही कह रहे हैं ये? हाँ, ये सही कह रहे हैं। हाँ आज का जो माहौल है, हाँ। मुझे क्या नाम है बाबू आपका? मेरा हाफिज अशरफ अली नाम है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो स्वामी विवेकानंद जी की एक बात मुझे याद आती है। उन्होंने कहा था, भूखी जनता को धर्म का उपदेश देना पाप है। आज ये माहौल चल रहा है हमारे यहाँ, सिर्फ धर्म पे राजनीति हो रही है, बहुत बुरा हाल है। आप देखते हो यूके वगैरह में, वहाँ भी हेडिंग लग रही है, समझ रहे हैं, हेडिंग लग रही है, वहाँ पे भी लिखा जा रहा है कि वहाँ जो माइनॉरिटी में हम लोग हैं, मुसलमान कम है जिनकी संख्या, उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है। पूरी दुनिया कह रही है, लेकिन फिर भी मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मोदी राशन तो दे रहे हैं। अरे राशन दे रहे हैं, 5 किलो उससे ज्यादा हमसे ले रहे हैं, वो कई गुना उससे ज्यादा। कैसे कैसे? अब जैसे हम हर दिन 100 रुपए मिनिमम मान ले, तो आप 100 रुपये पेट्रोल भराते हैं। हाँ। और भी बहुत सारी चीजें, लाइट बिल वगैरह बहुत सारी है। सफर करते हैं हम, हर दिन कहीं ना कहीं आना जाना लगा तो रहता कहते हैं कि सफर करते हैं और सुविधाएं भी दी हैं, सड़कें बनवा दी है, कहते हैं सड़कें हमारे राज्य में सबसे बेहतर हैं। अरे हाँ, सड़क पे उन्होंने काम किया है, मैं ये मानूंगा, सड़क पे बहुत काम। नितिन गडकरी जी सबसे बेहतरीन नेता है, वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ। उन्होंने बहुत काम किया सड़क पर। और बाकी चीज आप देखें, तो आप बताइए, सड़कें जब बनेंगी तो पैसा कहाँ से आएगा? सड़कें बनेंगी। हाँ, सड़कियाँ जब बनेगी भाई, सड़क बनेगी तो इसको बनवाने के लिए कुछ खर्च लगेगा ना, पैसा कहाँ से आएगा? तो इतना ज्यादा आप महंगाई बढ़ा दे रहे हैं, फिर इसके लिए नौकरी भी बढ़ाए ना। आप पहले जिनको नौकरी मिलती थी, बहुत आसान था पहले, और जॉब भी अच्छा खासा मिल जाता, 30-40 हजार पेमेंट हो जाती थी, मिल जाती थी। आज 10-10 हजार रुपए के लिए युवा तरस रहे हैं, परेशान है बहुत। इतना ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। इस पर कोई भी नेता बात नहीं कर रहा है। सब मलाई खा रहे, मस्त हैं अपना, बस सत्ता की लालच में आपस में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल हो गया, श्रीलंका से बुरा हाल होगा, आप देख लेना आने वाले वक्त में। इतना बुरा हाल होगा हिंदुस्तान का ये। जैसी राजनीति, ये धर्म की राजनीति चल रही है, बहुत बुरा हाल होने वाला है आने वाले वक्त में। तो कहते हैं सबसे ज्यादा लाभ मुसलमान ले रहे हैं। अरे मुसलमान लाभ क्या ले रहे हैं? मुसलमान सबसे ज्यादा यहाँ परेशान है। आप देखें, नौकरी में जब देश आजाद हुआ उस वक्त 35%, करीबन 35% मुसलमान नौकरी, सरकारी नौकरी में थे। आज देखें आप 2% बचे हैं। मुसलमान हर जगह, इनको पीछे ढकेल दिया जा रहा है। हर जगह इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, हर जगह। आप पूरे मुल्क में कहीं भी देख लें। अच्छा, ये ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि आज 2% बचे हुए हैं? आप बताइए कितने % मुसलमान एक गांव में पढ़ते हैं? मुसलमान, हाँ। अब जैसे आबादी हायर एजुकेशन में कितने % मुसलमान होंगे? आप अपने गांव की गणना करके बताइए, आप अपने गांव की बात करिए। स्कूलों में कम से कम तकरीबन हम 25% मुसलमान पढ़ रहे हैं। बाकी नौकरी नहीं मिलती, इसी वजह से बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, अपना छोटा मोटा कुछ कारोबार कर लेते हैं, निकल जाते हैं। इनके साथ जो नाइंसाफी खुसूसन 10 साल से जो हो रही है, जब से बीजेपी सरकार आई है, उस वक्त से जो इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उस वक्त युवाओं का जो उनका रुख है, मोड़ है जहन का, वो दूसरी तरफ मुड़ गया है। इसके पहले बीजेपी सरकार के पहले मुसलमानों को नौकरियां खूब मिलती थी। नहीं, उस वक्त नौकरी मिलती थी, वो अपनी जगह हाँ मिलती भी थी। और दूसरी बात, मुसलमान जो इतना परेशान नहीं था, आज इतना परेशान है। अब मैं मदरसे में पढ़ता हूँ, मदरसा बहुत खुशहाल था, बहुत अच्छे से मदरसे चल रहे थे, फूल फल रहे थे। लेकिन अब जब से बीजेपी आई है, हर मदरसा परेशान है, बहुत ही परेशान है। कैसे परेशान है, जरा इसको बताइएगा, हम समझना चाहते हैं। अभी मैं उस रुख पे नहीं, कैसे परेशान कर रही है बीजेपी? नहीं जाइए, क्यों नहीं जाना चाहते? डर रहे हैं क्या आप? मसलन नहीं, हाँ। मसलन पहले हम बकरीद आती थी, हाँ। उस पे जो गाय भैंस वगैरह ज़बह की जाती थी, उसकी खाल जो थी उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। 1700, 1800, 2200, 2000, 2200, 2500। आज 70 रुपए में कोई लेने को तैयार नहीं, ऐसा हाल हो गया है। और हालांकि जो चीजें बनाई जाती है, बेल्ट वगैरह चमड़े का, सब महंगे हो रहे हैं, लेकिन उसकी खाल की कीमत एकदम नीचे गिर चुकी है। अब मदरसे उसको दफन कर देते हैं जमीन में, अब कोई कीमत ही नहीं मिल रही, उनसे परेशान है। तो यही सब वजह है। बीजेपी सरकार का पूरा वो रुख है, उनका जो माइंड में चल रहा है, जो वाश उनके, वो यही सोचे कि इस तरह हम मुसलमानों को एकदम नीचे गिरा दें, इनको खत्म कर दें, इनको पीछे ढकेल दें। और यही अनभक्त इसी में खुश हैं सब। ऐसा माहौल चल रहा है। आने वाले वक्त में मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप ये मेरे बात नोट कर लें, लिख लें। आने वाले वक्त में ऐसा हो जाएगा, लोग जीना ही विकास समझेंगे, जिंदा रहना ही विकास समझेंगे। ऐसा तानाशाही जैसे चल रही है, ऐसे आने वाले वक्त में होने वाला है। आप कह रहे हैं मुसलमानों को बड़ा दबाया जा रहा है। आप एक युवा हैं, वो कहते हैं साहब
तमाम लाभ, चाहे राशन का हो, चाहे 2000 रुपए किसान सम्मान निधि का हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की योजना हो, जितने भी उनकी योजना है सबसे ज्यादा लाभ मुसलमान लेते हैं। और आप कह रहे हैं मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ऐसा सरकार कहती है कि सबसे ज्यादा लाभ मुसलमान लेते हैं। अरे वो देखिए पॉलिसी है, वो बाहर से बोलते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लाभ तो सब ले रहे हैं, जो थोड़ा बहुत मिल रहा है उसके पीछे हम लोग से भी कितना वो ले रहे हैं। हाँ। हमसे उससे ज्यादा वो वसूल रहे हैं। हाँ, तो यही सब है। अच्छा चाचा, क्या नाम हुआ आपका? वाजिद अली। तो बाबू जैसा कह रहा था, क्या ये सही बात है? ये सब सही बात है। हाँ। जब से ये सरकार आई है तब से महंगाई इतना चरम सीमा डाक गई है कि गरीब हो अमीर हो परेशान है। ये जितने युवा खड़े हैं ये सब पढ़े लिखे हैं, जाहिल नहीं है, लेकिन इनको नौकरी की तलाश में ये बेचारे परेशान हैं। हम तो बुढ़े हो गए, 4 दिन में चले जाएंगे, लेकिन इनको नौकरी कहाँ मिल रही है भाई? कोई वैकेंसी निकलती है तो कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं इनको हिंदू मुसलमान करके अपनी सीट बनाना है बना ले, मस्जिद बनवाना है बनवा ले, मंदिर बनवाना है बनवा ले। ये गवर्नमेंट का है। मोदी जी जो ये नारा लगा रहे हैं कि हमने मंदिर बनवा दिए थे, मोदी जी नहीं बनवाए हैं, इसको कोर्ट बनवाया है। कोर्ट की कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, कोर्ट से ऑर्डर हुआ वहाँ बना। ये जो हिंदू मुसलमान का कई मजारे तोड़ रहे हैं, इनको फुर्सत कहाँ है? बुलडोजर आ गया, जरा से हुआ केस चल रहा है, केस की देखभाल नहीं करेंगे, सीधा इनकाउंटर। क्या है ये इनकाउंटर? क्या होता है? अरे केस हो रहा है ना, उसको पकड़ के बंद करो, उसकी जांच करो। जांच नहीं, अभी फिलहाल में वो तो कहते हैं माहौल बिगाड़ने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं, आरती नहीं उतारेंगे। छोड़ेंगे नहीं। माहौल बिगाड़ने का मतलब है जो गुनहगार है उसको पकड़ के ले जाओ, पहले तफ्तीश तो करो, तफ्तीश करने के बाद उसको सजा दो ना, फांसी दो, गोली मरवा दो, कुछ भी करो, पहले उसकी जांच तो करो। अभी ये लड़का जो मारा गया है, अपना कौन सा गाँव है, 2 बच्चे, 2 कत्ल हुआ था, 2 लड़के छोटे छोटे मार दिए गए, उसको ताबड़तोड़ पकड़े मार दिए। एक को मार दिए, एक को ढूंढने लगे तो ये कहाँ पकड़ा गया, फर्रुखाबाद कहाँ पकड़ा, हरदोई में पकड़ा गया। ये कौन सा इंसाफ चल रहा है? हम मान रहे हैं कि तुम हमको सुविधा दे रहे हो, हिंदू को, मुसलमान को कौन दे रहा है ज्यादा? मुसलमान कितने % है? हिंदू से ज्यादा है कि कम है? कौन बोलता है कि मुसलमान ज्यादा ले रहा है? दे रहे हो तो सबको बराबर दे रहे हो। मुसलमान की परसेंटेज कम है, हिंदू की परसेंटेज ज्यादा है, तो मुसलमान ले कहाँ से ज्यादा रहा है? जब गैस गांव मोदी जी फ्री में बंटवाए तो किसी से 2000 लिए, किसी से 1800 लिए। दलाली वाले दलाल खाए कि वहाँ ऑफिस में जमा हुआ, ये हमको नहीं पता है, हम इतना जागरूक नहीं है। आप क्या कह रहे हैं कि मतलब जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर बटी, उसमें पैसे लिए गए? उसमें 1800 रुपये तो मैं दे के लिया हूँ, जबकि फ्री में देने का वादा था कि फ्री में दिए, 18 तो हम दे दिया। आज तक सब्सिडी वापस नहीं आई है। आप पहले व्यक्ति हमको मिले हैं जो कह रहे हैं पैसा दे के हमने लिया है। हमने 1800 रुपया दे के जमा करके तो लिया है। हाँ। और सब्सिडी आज तक नहीं आती है। आपने पूछा नहीं क्यों पैसा ले रहे हो, तो फ्री है? ले जाओ तो हाँ जाएगी, ये भैया रूल है, कटता है, जब वो पूरा हो जाएगा 4000 5000 तो मिलेगा। और महंगाई की मत पूछो, गैस सिलेंडर आ रहा था 300 में, आज आ रहा है 900 में। ये सब महंगाई है ना, दे रहे हो तो ले रहे हो। पेट्रोल था 25 रुपए में, आज बिक रहा है 110 रुपए में। ये महंगाई बढ़ कब गई। 25 रुपए में था? कब 25 रुपए में था? ये सरकार के पहले 30 35 40 45 था, 50 था, लेकिन इनकी 10 साल के अंदर आज 100 डाक गया है। 50 था? 50 से भी कम था। 84 रुपए था 2014 में पेट्रोल। 14 में था ना, ये इनको 10 साल तो हो गए, राज भी करते ना, तो इतना बढ़ा दे कि उसी वजह सीमित रखना चाहिए। जो जितना बढ़ गया है, बढ़ ही गया है, तो उसको बढ़ाते चले जा रहे हो, तो कुछ न कुछ तो महंगाई देखना चाहिए। यही सब तकलीफ है। सबसे ज्यादा तकलीफ है कि ये बच्चे नौकरी नहीं पा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। हमको हिंदू मुसलमान से नहीं मतलब है, काम चाहिए, मान सम्मान चाहिए। मान सम्मान आज मुसलमानों का नहीं है। मान सम्मान दे, नेता बुरा नहीं है, राज्य खराब नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन महंगाई कम होना चाहिए। और जो है ये बच्चे नौकरी के लिए परेशान हैं। आप कह रहे हैं कि मान सम्मान मुसलमानों का नहीं है, किस तरीके का मान सम्मान नहीं है? क्या इस तरीके क्या कही जाए, सुनी नहीं जा रही, नौकरी नहीं पा रहे हैं बेचारे, पढ़ लिख करके भी नहीं पा रहे हैं नौकरी। ये कौन सा मान सम्मान है? कहीं जाओ नफरत इतनी ज्यादा फैल गई है। अभी चंद महीने में पहले लखनऊ सफर कर रहा था, जनता एक्सप्रेस से प्रतापगढ़ आ रहा था, तो उसमें थोड़ा भीड़ ज्यादा थी, तो मुझे हाजत हुई टॉयलेट जाने के लिए, तो मैं टॉयलेट के लिए जा रहा था, तो मेरा पैर एक साइड में बैठे थे, एक शख्स, 2 शख्स थे, वो उनसे टकरा गया मेरा पैर, तो वो मुझे गाली देने लगा। ठीक है, मेरा लिबास देख के, दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा देख के वो गाली देने लगा, और मेरा कटुए देख के नहीं चलता है। मैं बोला सॉरी क्या बोल रहा, 72 हुरों के बाद पहुंचा दूंगा। आप सोच सकते कितना ज्यादा नफरत इस देश में फैल चुकी है।
बहुत ज़्यादा नफरत फैल चुकी है और आने वाले वक्त में बहुत बुरा हाल होगा। और ऐसा भी नहीं कि मुसलमान बुज़दिल डर रहा है, खौफ खा रहा है, ऐसा भी नहीं है। मुसलमान भी ठीक है, वो चाहता है अपने देश से हमेशा मोहब्बत किया है। हमेशा आप देख लें अशफाकुल्ला खान वगैरह जितने भी हैं, वीर अब्दुल हमीद, हमेशा अपने देश के लिए लहू को, अपने खून को पेश किया, हमेशा आगे रहे। आज भी हम आगे हैं, अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप एक युवा हैं, क्या लगता है किस तरीके से, क्यों ऐसी ये नफरत फैल गई है, कैसे लोगों में ये नफरत आ गई? तो इसके पीछे सबसे बड़ी आरएसएस है, ठीक, जो मेन उसकी मुखिया है, जो चला रही है, मास्टरमाइंड, वो आरएसएस है। और इनको मालूम है कि हम अगर नफरत फैलाएंगे जब ही हम राजनीति कर सकते हैं। अगर विकास के मुद्दे पर हम बात करेंगे फिर हम पीछे ढकेल उठेंगे, चले जाएंगे पीछे। आरएसएस को कहाँ इन्वॉल्व कर रहा है? आरएसएस तो यार अपना काम कर रही है, वो कहते हैं कि हम तो स्वयं सेवा करते हैं, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अरे आरएसएस की आप पॉलिसी नहीं समझेंगे, बहुत गंदी पॉलिसी है। समझाइए जरा हमको। अरे बहुत गहरी पॉलिसी है। उसके बाद आप सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं खुल के बोल दूं, तो ऐसा मैं डर रहे हैं, इसका मतलब आप? मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। कुछ चीज आज नगरी में रहना है तो राधे राधे कहना है, कौन खुल के बोलेगा मेरे भाई? ये सीधी सीधी बात है। रामनगरी में रहना है तो राधे राधे कहना है। अगर खुल के बोल देंगे तो क्या बोल देंगे तो गाल में लट्ठी डाल दिया जाएगा, 5 पोल की, 1-2 पोल की नहीं। क्या मतलब निकलता है बोलने से? सहते जाओ, मुसलमानों का काम है सहते जाओ, और सह रहा है, करे जितना करना है करने दो, क्या फर्क पड़ता है भाई? हमारा तो जाते ही है कि हम जुल्म को सहते हैं, हम जुल्म करते नहीं हैं। अशफाकुल्ला खान ने नहीं सहा था? क्या कहा था? अशफाकुल्ला खान ने भी सहा था, वो तो लड़ाई लड़ने की बात करते थे। नहीं तो हम लड़ने लायक नहीं है, हम सरकार से नहीं लड़ाई करेंगे, हम सह रहे हैं, जब तक सहन होगा तब तक सहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्या सह रहे हैं? क्या नहीं सह रहे हैं? हमारे बच्चे नौकरी नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चे 5 किलो राशन में पूरा महीना खा लेंगे। 5 किलो राशन दे रहे हो तो वो भी दुनिया भर का खर्च करो। राशन कार्ड जो कैंसिल हुआ तो आज तक कितने बच्चे, आज 5 साल पहले जो राशन बना था 10 साल पहले, उसी यूनिट पे आज भी बरकरार है। राशन कार्ड का यूनिट नहीं बढ़ा है एक भी, किसी के 1 बच्चे बढ़ गए हैं, किसी के 2 बच्चे बढ़ गए हैं, सब खाने वाले हैं। ये सब विकास की कमी है ना। बोलते रहे हो हम 5 किलो दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हो? ऐसा भी नहीं, जरूरत पड़ेगी हम लड़ेंगे, ऐसा भी देश के लिए लड़ाई करेंगे भाई, देश के लिए लड़ाई करेंगे। कोई विदेश से आ रहा है, हमारे देश पे हमला हो रहा है तो हम आगे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अधिकारियों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे? अधिकारियों की लड़ाई लड़ने के अधिकारों की आप अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। जैसे चल रहा है चलेगा, जब हद से ज्यादा हो जाएगा तो फिर देखेंगे क्या होता है। कैसे देखेंगे? ये तो समय बताएगा ना, अब इलेक्शन आ रहा है, देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है, वो देखा जाएगा। क्या लगता है कि इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन आ गया है, एकदम माहौल है? माहौल तो बना है ना। यहाँ हमारे यहाँ तो ज्यादातर ये अखिलेश का माहौल बना हुआ है, अखिलेश जीतेंगे। क्यों अखिलेश ऐसा क्या करते हैं जो कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन नेता है, वो किसी को सताता तो नहीं है, परेशान तो नहीं करता है, नहीं देता है तो लेता भी तो नहीं है, किसी का घर तो नहीं ढकेल देता है, किसी को इनकाउंटर तो नहीं करवाता है, कम से कम इतना तो बचत है। हिंदू मुसलमान तो नहीं करता है, जो उसके समझ में आता है अच्छा खराब कर रहा है, लेकिन हिंदू मुसलमान बात तो नहीं खड़ा करता है। जो जहाँ बना है, मंदिर बना है वहाँ मंदिर बना है, जहाँ मस्जिद बना है वहाँ मस्जिद बनी है, जहाँ मजारे बनी है वहाँ मजारे बनी है, तोड़वाने का काम तो नहीं कर रहा है कि तोड़ दो, ये कागज में नहीं है, ये अवैध है, सब जी रहे हैं, खा रहे हैं। तो ऐसी सरकार चाहिए, ये सरकार नहीं चाहिए ढकेलो ये बंजर में बना हुआ है, इसमें बुलडोजर चलना चाहिए, ऐसा नहीं। अमीर गरीब सबकी पहले तो ऐसा था, अगर कोई राधे राधे कहता था, जय श्री राम कहता था, बड़ा अच्छा लगता था, तो हमारी इज्जत कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आज कहता है तो अजीब नफरत हो गई है, मतलब ऐसे इस अल्फाज को ऐसे इस्तेमाल किया गया है नफरत के नाम पर, क्या गुस्सा आता है सुन के। हाँ, ऐसी राजनीति हो रही है। राम को लेकर क्या सोचते हो? अरे राम, वो उनको हम बहुत अच्छा समझते हैं, वो बहुत ही नेक थे, अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत किए हैं, उनको बहुत अच्छा समझते हैं। लेकिन उनके मानने वाले जो कुछ लोग हैं, सबको नहीं बोल रहा हूँ, बाकी बड़ी तादाद है जो हिंदुओं की बहुत अच्छे हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं देश में बिगाड़ हो, आपस में हम सब लड़े, देश हमारा टूटे, वो कभी नहीं चाहते हैं। जो नफरती लोग हैं वो ज्यादा है भी नहीं, थोड़े हैं, उनकी तादाद भी कम है, और ये जीतता कैसे है, ये मेन मशीन का खेल है, ठीक। हाँ, इसी वजह से ये जीतता है। गड़बड़ा देती है। हाँ, अगर मैं सोशल मीडिया थोड़ा एक्टिव रहता हूँ, देखता हूँ जैसा माहौल बना है, अक्सर इंडिया की सरकार चाहते हैं, लोगों कमेंट देखता हूँ, उनकी राय देखता हूँ, उनका मशवरा देखता हूँ, इंडिया की सरकार चाहते हैं, इंडिया की सरकार, एनडीए की। हाँ, लेकिन ये आगे गड़बड़ी होगी इसमें। हाँ,
अगर ईमानदारी से इलेक्शन हुआ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इंडिया की सरकार बनेगी। अच्छा, हम्म। इंडिया की गठबंधन। इंडिया की सरकार, हाँ, कांग्रेस जिसमें यार तुम लग रहा है दिल में एनडीए ही रखे हो। नहीं, इंडिया नहीं रखा हूँ। हाँ, उसके टाइम में ये नफरत नहीं थी, अमन शांति थी, आपस में भाईचारे मोहब्बत थी, इसलिए मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ। बाकी जब से आई ये हर कोई परेशान है। अब बाहर निकलना भी, सफर करना भी डर लगता है कि ऐसा माहौल बन गया गंदा। हाँ, हमारे साथ कितना भी हम अच्छा काम करेंगे फिर भी हमको फंसा दिया जाएगा। अभी आपने नूह में जो हिंसा हुई थी देखे थे, उसमें जो भाई चाचा कुछ लोग भाग रहे थे, गैर मुस्लिम थे, हिंदू थे, उनको अपने घर में पनाह दिया था। ओवैसी जी कमाल कर रहे हैं, ओवैसी जी कैसे लगते हैं? ओवैसी जी भी बहुत अच्छे बेहतरीन नेता हैं, अच्छे नेता हैं। हाँ, उनकी भी तारीफ करते जाल अंसारी मिले ही नहीं, आए थे गाजीपुर। नहीं, कौन कहता नहीं, मुलाकात हुई, मुलाकात नहीं हुई। नहीं हुई यार। अरे उनके घर पे गए थे वो। हाँ, उनके घर पे गए थे, नहीं मिले। आप कह रहे हैं तो अच्छे नेता हैं। अफजाल अंसारी साहब के अलग में कुछ माइंड में चल रहा होगा, तो उनका जाति मसला है, उस पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। हाँ, चलो, और लोग बाजार में और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बाजार का माहौल क्या है। कट कर दो स्टार्ट कर लो। हमारा नाम मुख्तार अली, एडवोकेट प्रतापगढ़। अच्छा, तो वकील साहब, चुनाव जिस तरीके से सरगर्मी पे है, माहौल बन चुका है, तो आपको क्या लगता है इस बार 2024 लोकसभा चुनाव किधर जाएगा? किन मुद्दों पर ये चुनाव होने जा रहा है? मुद्दे की लड़ाई ही नहीं हो रही है, कास्टिज्म की, रिलीजन की, धर्म संप्रदाय। आपके विकास की बात हो नहीं रही है, आपके संचार व्यवस्था की बात हो नहीं रही, आपकी शिक्षा की बात हो नहीं रही है, बेरोजगारी की बात हो नहीं रही है, जो आवश्यक चीजें हैं, स्वास्थ्य की बात हो नहीं रही है, गरीब आदमी तड़प के मर रहे हैं। ये मंदिर, ये मस्जिद, अपना तो टक्के पे लोग टहल रहे हैं, अरबों खरबों की संपत्ति बना लिए हैं। आम आदमी रोटी की मोहताज है, 5 किलो गेहूं पर डिपेंड है, 5 किलो गेहूं से उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं। वो जागरूक नहीं है, बुद्धि विवेक शून्य है, इसलिए चाहे जिसकी तारीफ करें। और जब तक आप आम नागरिकों की बात नहीं करोगे, इंसानियत की बात नहीं, मानव से बड़ा धर्म क्या है? मधुसूदन गुप्त ने लिखा था कि मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, यही पथ प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्यता को धो दिए। प्राइम मिनिस्टर होकर के जब ऐसी बात करते हैं, मानवता से हट के बात करते हैं, मानवीय चिंतन की बात नहीं करते हैं, तो पीड़ा होती है कि ऐसे शीर्षस्थ पद पे लोग पहुंच करके एक विचार की बात नहीं करते, देश के विकास की बात नहीं करते, इनके शिक्षा की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते। दौड़ धूप करके लोग रोटी पर चला रहे हैं। आर्थिक तंगी है, समझ नहीं पा रहे लोग, क्योंकि पैंट बुसट जो रहता है, पहले तो हमारे पीरियड में हमारी एज 70 साल हो रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आर्थिक तंगी हो, कहते हैं तीसरे टर्म में $5 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी। वो बकवास की बात कर रहे हैं, वो झूठ फरेब की बात हो रही है। 15 लाख रुपया मिला, 15 लाख रुपए कहे थे, मिला लोगों को? अरे अभी तो जात धर्म में फंसे हैं लोग। ये नई पीढ़ी कुछ नहीं, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई मंदिर, कोई मस्जिद। ये देखिए, अपने शिक्षा के लिए, अपने बेरोजगार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित नहीं लोग, संचार व्यवस्था के लिए नहीं चिंतित। 3 पहिए की गाड़ी पे लोग जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर की है, गवर्नमेंट सेक्टर की एक बस नहीं चलती यहाँ बादशाहपुर रोड से प्रतापगढ़ तक। तो देखिए, इस पर ना जाइए आप। ये दुर्भाग्य इस देश की, जो मकर जाल में यहाँ की जनता फंसी हुई है, किसी तरह भाग दौड़ करके रोटी खाती है, इसी को सब कुछ समझ रही है। अपराध की बात, खूंखार अपराधी उत्तर प्रदेश में टहल रहे हैं। वो तो कहते हैं गुंडा मुक्त कर दिए हैं। उनके कहने से आप मान लें, आप क्या सोच रखते हैं? आपका क्या चिंतन? आप वरिष्ठ हैं दादा, हम आपसे जानने आए हैं। आप जानने का प्रयास करिए और जानिए। आप अपराधी मुक्त हो गया, अपराध नहीं हो रहा है। अपराधी तो टहल रहे हैं, खूंखार अपराधी टहल रहे हैं। इसकी लिस्ट दी गई, कुछ हुआ? कुछ हुआ क्या? जात धर्म के आधार पर वो भी कार्य हो रहा है, कास्टिज्म वहां भी झलक रही है। इस जनता को ब्लैकमेल किया जा रहा है। जनता अभी जागरूक नहीं है, जागरूक हो जाएगी। गलतफहमी है, चुनाव चाहे जो हारे जीते, वोटिंग परसेंटेज घटने जा रहा है। ये तो आप नोट कर लीजिए भाई। है कि, क्योंकि मैं तो सिंपली वकील हूँ, कोई पॉलिटिकल लीडर तो हूँ नहीं, लेकिन हमारी एनालिसिस में अगर हाइकिंग न हुई
कोई हेरा फेरी न हुई तो परसेंटेज ऑफ वोट बीजेपी की घटेगी, क्योंकि जागरूक हो रहे हैं लोग ना। आपने कहा आप सिंपली वकील हैं, वकील ही सब नचा देते हैं। नहीं, वो सब पीरियड था हाँ। जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती थी, लीगल अप्रोच की बात होती थी, जहां उन सब की बात ही नहीं है, जहां फाल्सली मुकदमे कायम हो रहे हैं, सही गलत से कोई मतलब नहीं। आप अमुक जात के हैं इसलिए आपको दोषी ठहरा दिया जाएगा, आप अमुक जात के हैं तो इसलिए बचा लिया जाएगा। देखिए वो उनका स्वार्थ सिद्ध हुआ है। प्रतापगढ़ में क्या माहौल है? प्रतापगढ़ की बात। प्रतापगढ़ में माहौल ठीक है, अभी तो फिलहाल संगम लाल जी से नाराज हैं लोग, जो हमने एनालिसिस किया। उनको बड़ी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम सर्वे करते हैं घर से प्रतापगढ़ तक कचेरी से, हमारी जो नोटिस में संगम लाल की स्थिति अभी कम थी। कचेरी के दोस्त क्या कहते हैं, पार हो जाएंगे कि नहीं? नहीं, अब वो देखिए जैसे कास्टिंग के हिसाब से लामबंद है लोग, जैसे ठाकुर है, ब्राह्मण है, बनिया है, कुछ हिंदुज्म के नाम पे, कुछ मंदिर मस्जिद, यहाँ कार्यों के पर कोई नहीं चिंतित है। वकील भी ऐसे लामबंद है। वकील, लेकिन इस समय वही डिस्टरबेंस है। ये जो है, जो उनके पास यही माइनस पॉइंट है उनकी। इस समय जैसे जो कमिटेड वोटर थे उनके, वो तितर बितर दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए वो भी कास्टिज्म के बिहाफ पर, वहां भी कास्टिज्म की बू आ रही है। मैथिली शरण गुप्त सब नहीं बन सकते, कबीर सूर तुलसी सब नहीं बन सकते, वो एक थे विचारवान व्यक्ति। आपके पास बेशुमार अनुभव है, आपने जिंदगी एक मुकम्मल जिंदगी जी है, आपने लोगों को बनते बिगड़ते देखा है। एक बार बता दीजिए कि 2024 में प्रतापगढ़ से कौन बन रहा है? अब देखिए चुनाव है, ये है कि संगम लाल जी को अब की चुनाव टफ लग रहा है। हमने जो रीड किया, भाई चुनाव है अभी हमारे यहाँ 26 या 25 मई को है, 6वें चरण में है, इसलिए समय है। लेकिन फिलहाल उनका चुनाव इस समय अभी टफ है हमारी रीडिंग में। अच्छा, प्रतापगढ़ में हमेशा इफेक्ट रहा है राजा भैया जी का, तो क्या इस चुनाव में 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ इफेक्ट उनका पड़ेगा, उनके नाम का या उनके सहयोग का या उनके राजा भैया का कौन इफेक्ट है? जनसत्ता बनाए और यूपी में 10-5 सीट भी नहीं निकाल पाए, तो उनका तो मनोबल टूट गया है। हमारी जो रीडिंग है, अब वही 2 सीट उनकी बिहार और कुंडा है किसी तरह, और कहाँ से प्रभाव कैसे मानते हैं? देखिए प्रभाव मायावती जी का है, प्रभाव अखिलेश का है, प्रभाव मोदी जी अमित शाह का है। इनके प्रभाव से योगी जी का नहीं। योगी जी भी गलतफहमी में है, योगी जी का कोई प्रभाव नहीं है। अभी वो मुख्तार अंसारी और अतीक तक सीमित है, जो हमारी रीडिंग में। अरे आप क्या कह रहे हैं, वो तो उनको तो अरे हिंदुओं को मसीहा बना दिया गया, पूरे देश में मचाया जा रहा है। गलतफहमी है, पूरे देश के स्टार प्रचारक हैं वो। अरे वो अलग चीज है। विनय कटियार को भी मैंने देखा है, उमा भारती को भी देखा है, जहर उगलने के लिए कुछ लोग रखे जाते हैं। वो मोदी से और अमित शाह की एक पॉलिसी है, इनको इसलिए रखे हैं। हटा दिए रमन सिंह को, हटा दिए शिवराज सिंह को, हटा दिए विजय राजे सिंधिया को, जो 4 टर्म मुख्यमंत्री थे। मोदी अमित शाह के अभी तो ये बाउने हैं, उनके सामने कुछ नहीं है। अब ये है कि भाई मुख्यमंत्री हैं, हम तो सिंपली बता दिए वकील हैं, भाग दौड़ के रोटी चलाते हैं। इस एज में भाग दौड़ के रोटी चलाना कठिन काम नहीं है, लेकिन है क्या करेंगे। तो महंगाई की मार है, संचार व्यवस्था की मार है। 40 रुपया विक्रम और रानीगंज से प्रतापगढ़ को मांग रहे हैं। अब आम आदमी ना महसूस करे, मैं तो महसूस करता हूँ। चाचा कह रहे हैं कि बौने हैं योगी जी मोदी जी के सामने, सही कह रहे हैं? योगी जी हो, कोई देश का प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने, सुंदर भाव होना चाहिए, मन सुंदर होना चाहिए, जिससे देश का गौरव बढ़े, देश सुख शांति रहे। इसीलिए जनता यही चाहती है। जनता यार लेकिन 2 बार बना देती है योगी जी को, क्या उनका क्या लगता है? योगी जी को बना देती है। योगी जी कार्य में उनको सफलता है। कौन से कार्य में? हर कार्य सुंदर कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। अब माने या ना माने, आसान हो या ना हो, वो जितना कर रहे हैं जनता के लिए। भाई कितनी कॉलोनी संडौरा में आया, गरीबों ने पाया, ये सौभाग्य की बात है। और गेहूं चावल
खाने को मिल रहा है, आजादी हो गई है। इसके पहले खाने को नहीं मिलता था। मिलता था, इतना नहीं मिलता था। लोग तरह तरह परेशान रहते थे, एक एक किलो बगल के पड़ोस में लोग मांग मांग कर खाते थे। आज नहीं मांग रहे हैं, मजदूरी नहीं कर रहे हैं, इतनी आजादी है। आजादी पे बार बार द्वार पर जाइए, सुनते नहीं है। मजदूर का बोल ऐसा हो गया कि राजा वो हो गए हैं, राजा प्रजा हो गए हैं। ये बात सच है, सच है। मतलब आप कह रहे हैं कि 5 किलो राशन दे करके 5 किलो राशन का मिल जाए तो लोग मस्त हैं, लोगों को काम करने की जरूरत नहीं। 5 किलो के तो नाम है, 5 किलो नहीं, ये तो नाम लिया जा रहा है। 25 किलो, 30 किलो, 40 किलो लोग अनाज पा रहे हैं। दो टाइम के लिए बेच रहे हैं, कितना उनका कमाई भी कर रहे हैं। चाचा कह रहे हैं पर हेड 5 किलो है। पर हेड तो 5 ही है। 5 है, जिसके घर में ज्यादा संख्या में है तो ज्यादा पा रहे हैं। संख्या में लोग हैं तो खाएंगे भी तो लोग। अब जितनी आजादी है खाने पीने के, मजदूर को आप चले जाइए देहात में, सुनेंगे नहीं। 4 बार जाएंगे तो कल आएंगे, परसों आएंगे, जिससे राजा वो हो गए हैं। आजादी नहीं है तो क्या है। हम जा रहे थे कोई आमंत्रित में, इसकी मजदूर से पीड़ा है इनको, मजदूर से पीड़ा है, उनसे ईर्ष्या द्वेष है इनको। मजदूर नागरिक नहीं हमारे देश के, उनको उनकी संपन्नता से आपको यही तकलीफ हो गई। आप दिन भर नहीं दौड़ते हो, तब रोटी शाम को पाते हो, गलतफहमी में हो। मजदूर अगर नहीं जा रहा है तो उसका नुकसान नहीं हो रहा है। आप मजदूर के चक्कर में पड़े हैं। मजदूर क्यों पैसा नहीं जाएगा आपके यहाँ? भाई तमाम काउंसिल कहते हैं हम 60,000 लेंगे, नहीं देंगे तो हम नहीं करेंगे केस। मजदूर हमको कह रहा है 500 लेंगे कटाई के लिए, 400 लेंगे, उसकी इच्छा है, दीजिए। आप गलत फहमी में न रहिए। मजदूर हमारा टाटा बिरला नहीं हुआ है। मजदूर आज भी गरीब कमजोर है, उसको जबरदस्ती जोड़िए नहीं अपने स्वार्थ में। गरीबों को नजदीक से देखिए। आज चले जाइए उनकी बस्ती में, तो तब भी उनकी बस्तियों में गरीबी है। 5 किलो अनाज तो आपको मिल रहा है, तमाम लोगों को मिल रहा है। मैं तो भरा ही नहीं, क्योंकि मैं उसी दिन मर जाता जिस दिन 5 किलो मरा हुआ मानता हूं। जो 5 किलो वो ना माने लोग। 5 किलो गेहूं का मतलब वो आर्थिक तंगी में है, कमजोर गरीब है, पेट भर रोटी नहीं पाता है, वही 5 किलो के लिए आतुर है। 138 रुपए बैरल थी गैस 14 के पूर्व पेट्रोलियम इंटरनेशनल मार्केट में। तब हमको 414 में गैस मिलती थी और 45-48 में डीजल पेट्रोल मिलता था। आज उसका इंटरनेशनल मार्केट में 68 रुपया रेट हो गया है। तब हमको 1200 रुपए में गैस खरीदनी पड़ रही है, 100 रुपए में डीजल पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। तर्क देते हैं, आपकी इस बात को थोड़ा सा मैं रोकता हूं। तर्क देते हैं कि साहब 2014 पहले सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारें लगानी पड़ती थी। अब जाइए सिलेंडर लेकर के बदलिए और नया सिलेंडर रिफिल सिलेंडर लीजिए और ले आइए। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम की कहीं कोई कमी नहीं है। सारे देश अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ से पेट्रोल लीजिए, हमारे यहाँ से डीजल पेट्रोलियम। वो समस्या नहीं है, शुद्ध व्यापार हो रहा है। हमको आलसी बना दिया गया, जो हम लकड़ी से भोजन करते थे। ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी गई है कि अब हम मजबूर हो गए हैं गैस, तो बिजनेस हो रही है। भैया कह रहे हैं सुंदर मानसिकता के साथ योगी जी काम कर रहे हैं। ये इनका जहाँ तक चिंतन है, हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। यदि गरीबी होती तो आज गैस के पीछे नंबर ना लगाते। आजादी है तभी तो नंबर लगा रहे हैं। अगर गरीबी होती तो चूल्हा पर बनाते, लकड़ी पर बनाते। आजादी है तभी तो गैस नहीं, बहुत बड़ा गैस दे दे इनको, 2-2 4-4 तो उसको ना ही नहीं करेंगे। खाना उनको खाना है, आयश आराम से जिंदगी जी रहे हैं। अब पहले मर के जी रहे थे, परेशानी में जी रहे थे, चूल्हा बना रहे थे, हेर के लाते थे, बिन के लाते थे, गरीबी समझते थे। आज कहाँ कोई बिन रहा है, कोई हेर रहा है, कोई ढूंढ रहा है, कोई चूल्हा बना है। आजादी नहीं है तो क्या और है। सभी अपनी अपनी बात रख रहे हैं, हम भंडारा में जा रहे हैं। जाइए भंडारे में लगे रहिए। तो चाचा जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अब तो लोग बिन कर ले आ रहे हैं, ले आते थे इस तरीके से, इन्हीं कारण तो हम सब फेस कर रहे हैं गरीबी। यही ना समझी में कौन सी गरीबी उनकी दूर है। पैर में चप्पल नहीं है, इनको फीलिंग नहीं है ना कि हमको भी चप्पल चाहिए, हमको भी कपड़ा चाहिए, हमको भी व्यवस्था चाहिए। मतलब आप तो बड़े इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, कैसे ये जनता, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, ये जनता क्यों नहीं फील कर पा रही? जनता फील कर रही, बटी हुई है। देखिए एक चीज आपसे बता दें, इमोशनल इशू जो होते हैं, इमोशनल इशू की जो जूझ दिया जा रहा है, उससे लोग जागरूक नहीं है। हर व्यक्ति को पहली आवश्यकता है उसकी शिक्षा।
उसकी बेरोजगारी, उसकी बात ही नहीं हो रही, स्वास्थ्य की बात ही नहीं हो रही। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, वो जिन्ना, वो मुस्लिम लीग, अरे कौन सी क्वेश्चन। हम तो रहते हैं हिंदुओं के बीच में, रहते हैं मुसलमानों के बीच में रहते हैं। हम नियर अबाउट 42 ईयर के प्रैक्टिशनर 43 ईयर के हो गए। हम तो कहीं समस्या नहीं माने, समस्या क्रिएटर हैं लोग। हम ये मानते हैं पॉलिटिकल लीडर जनता के बीच में समस्या क्रिएट कर रहे हैं, जो समस्या होनी चाहिए उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारे रोजगार की बात नहीं करेंगे, ईर्ष्या द्वेष पैदा हो रहा है समाज में। अगर हम जागरूक न होते, हमारे लोग जागरूक न होते, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। ये अंग्रेजों को कहा जाता था, हमने जो अध्ययन किया, अंग्रेज बौने पड़ गए। अगर वो इतना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते तो शायद उनको जाना ना पड़ता। अरे आप सिर्फ कास्टिंग और रिलीजन पे ही आप इतिहास भूगोल पढ़ा रहे हैं। अभी हम एक लड़के से पूछे कि बाबर के बारे में जानते हो, तो कहें भैया बाबर के तो 2 साल मरे हुई है। हम कहे कि कौन? कहें कि हमारे गाँव में जो बाबर रहे नहीं का। अभी बाबर को, हुमायूं को जानते ही नहीं लोग 90%। उनकी दिन भर पॉलिटिकल लीडर बड़े बड़े मंचों से बात कर रहा है। अरे क्या यार, कुछ देश के लिए करिए। लाल बहादुर शास्त्री जी के कभी कभी हम आता है देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री उस समय वास्तव में देश आजाद हुआ था, हमारे पास तमाम समस्याएं थी, एक ही काम तो था नहीं, बहुत काम थे। और कांग्रेस के पीरियड में भी मैं वकालत किया हूँ। जो कार्य मैं एसओ से, कप्तान से, डीएम से ले लेता था, आज नहीं ले पाता हूँ। आज स्ट्रिक्ट हैं, आज हमको लगता है स्ट्रिक्ट नहीं है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है, आम आदमी की कमर टूट जा रही, जो फंस रहा है। अरे आप कह रहे हैं, वो तो कहते हैं साहब, मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि पुलिस एकदम अब पूरी पावर के साथ काम कर रही है। अब पुलिस, कानून व्यवस्था एकदम बनी हुई है, चुस्त दुरुस्त है। देखिए पुलिस के पावर पे बात नहीं जा रहा। जो कप्तान एक ऑर्डर कर देता था तुरंत कंप्लायंस होता था। आज हमारे एडिशनल एसपी, सीओज आदेश कर रहे हैं, उसका कंप्लायंस ही नहीं हो रहा है। तो हम क्या समझें? हमारे समझ के तो भाई परे लगता है सब। ठीक है चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भी लोगों से बात करेंगे, और भी तमाम लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। चाचा आपका? नसीमुद्दीन। नसीमुद्दीन जी, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। किसका बढ़िया है? किसका बढ़िया है? जो सरकार चल रही है बढ़िया सरकार है, बढ़िया सरकार है एकदम। हाँ, गजब बात कर रहे हैं आप तो। बढ़िया सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार है। क्यों बढ़िया है? अरे हर गली गली में रोड हो गया पक्का, आरटीसी हो गया एकदम। हाँ, अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? 5 किलो राशन मिलते हैं। हाँ। फिर तो खाए पी कैश करता है, खाए पिए सब मस्त हम बसता है एकदम। हाँ। तो इस बार क्या होगा? इस बार फिर यही सरकार है। फिर यही सरकार। हाँ। कब तक रहेगी ये? जब तक जिंदा रहे हुए। अच्छा, हाँ? कौन जब तक जिंदा रहे? मोदी सरकार है, योगी सरकार है। हाँ। हाँ भैया, जब तक मोदी है तब तक रहेगी। हाँ आप कह दिए हैं। चलिए, चाचा ने कह दिया जब तक मोदी है तब तक रहेगी। चाचा क्या सही कह रहे हैं? सही क्या कहा था? हम जब जले आदमी तो कुछ न कुछ बोलबे करे। हाँ। हम तो पानी में डूब के आवत ही जाते है, डूब के आवत ही जाते, कनो रास्ते नहीं आए। का समझो ना, अच्छा समझी। हाँ, तो इस बार क्या होगा? इस बार क्या माहौल है? जैसे सब कर रहा है वैसे हमर हो रहा है। आप रख दे अपन राय, कह दीजिए, डरिए मत, कह दीजिए। कुछ नहीं, जो ना जैसे सब चलिए वैसे हम चला पाएंगे। तकलीफ में लग रहे हैं, क्या तकलीफ है? तकलीफ तो है यार, रास्ता हुआ है ये नहीं आवे जाएगी, आदमी परेशान है तो क्या करे। अब जो ना कोनो इमरजेंसी पर जाए, ना पेशेंट हो जाए, जो ना तो सुविधा भी नहीं, आदमी मर। सरकार तो खूब सड़कें बना रही है, आप कह रहे हैं रास्ता ही नहीं है। ऐसा देख नहीं जाए के मारे यहाँ। हाँ, अच्छा, 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या होगा इस बार? जो होगा, जो ऊपर वाला जो करेगा वही होगा। ऊपर वाला करवाएगा आपसे? क्या आप क्या चाहते हैं, क्या करवाए? तो जैसे वो करवाएगा वैसे करेंगे। अरे कुछ तो चाहते होंगे साहब। सब चलेंगे वैसे, हम भी चलेंगे। ये कौन सी बात? सबको हम कूदेंगे तो आप भी कूद जाएंगे। कूदना ही पड़ेगा, क्या करेंगे भाई। हाँ, अरे सबको बता भी सकते हैं कुआं है आगे, मत कूदिए। नहीं, क्या बताएंगे, जब इसे सब चल रहा है उसे चलेंगे। नहीं बता पाएंगे तो चाचा नहीं बताएंगे। क्या नाम है दादा? सूर्य प्रकाश। अच्छा, 2024 लोकसभा चुनाव आ गया है, क्या माहौल है आपके प्रतापगढ़ में? ठीक है। ठीक है। हाँ। किसका ठीक है? क्या लग रहा है इस बार? कौन है? क्यों है? अच्छा, अब बिरादरी लखिएगा आपकी। हाँ। काम वाम किए हैं आपकी बिरादरी? जोन होता तो होते ही बा। हाँ। अब ठीक है चलते बा। हाँ। हाँ।
बिरादरी देख करके काम हो रहा है। नवजोत देव तब वो नहीं नौ न जाए। हाँ यहाँ बड़े बिरादरी है। हाँ हाँ अगर नवजोत देव जो मतलब अगर नहीं भी देंगे तब नौ न हो दे हैं। हाँ हाँ तैसी अच्छा हुई दे दिन जाए। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, आपकी बिरादरी है, काम वाम किए हैं कुछ प्रतापगढ़ में कि नहीं किए? करे हो या ना करे हो, लेकिन कम से कम एक राशन मिले बा बराबर। और उसके बाद जो ना धंधा में ठीक ठाक चलत बा। हाँ कोनो दिक्कत नहीं है, नंगाई नहीं होत बा। हाँ पहले होती थी, बहुत होत रहन, जब से ये आए नहीं हो रही। ना कैसी हो, क्या होता था? छिनैती होत रहे, छिनैती बंद है। हाँ। हाँ अच्छा हाँ तो इसलिए इस बार अब की बार वो अब की बात जैसे माहौल रहे का किन जाए। हाँ। हाँ अब हमारे समझ में तो यही आवत बा। बिरादरी बिरादरी नवजोन वोट दे तो वो कहे बस बिरादरी दे। चाचा एकदम मतलब बिरादरी लेके चल रहे हैं, अपने जात को लेकर चल रहे हैं। तो